Good morning, class. This is about me, myself, Roy Srivastava. I'm chemistry nerd from BRAB University, pursuing an MSc, teaching since 2015, and this is my personal mail ID and mobile number. For any query, you can move through it. In this stage of COVID-19, we have a request to all of you: stay home and be safe. Okay. Now, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इन ह्यूमन बींग्स, इससे रिलेटेड पढ़ा था। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसका एक ओवरव्यू अच्छे से लें। ठीक है, तो देखिए, माउथ से हमारा जो डाइजेशन का सिस्टम शुरू होता है। जब फिर से मैं आप लोगों को डाइजेशन का एक बार क्लास ज़रूर ही लूँगा। ठीक है, माउथ से शुरू होता है तो माउथ में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होता है ना। उस सैलिवरी ग्लैंड से क्या होता है, सलाइवा सेक्रेट होता है। ठीक है, और सलीवा जो होता है वो सैलिवरी एमाइलोज को देता है ना। चलिए, अब उसके बाद से जब हम आते हैं तो उसी के बीच में माउथ में टीथ से क्या होता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड्स होता है। टंग क्या करता है, रोलिंग करता है, टेस्टिंग ऑफ फूड को करता है प्रोसेस। ओइसोफेगस जो होता है वो क्या करता है, उसके बाद फूड को जो होता है माउथ से ओइसोफेगस बाय पेरिस्टेटिक मूवमेंट के थ्रू वो ले जाता है, और कंट्राडिक्शन और एक्सपेंशन होता है एलिमेंट्री कैनल में। ठीक है, उसका से स्टोमक में जाता है। जब स्टोमक में तो क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस हमारा वहाँ से निकलता है, जिसमें 3 चीज़ होता है। पेप्सिन होता है, वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स का। एसिल क्या करता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो क्या करता है, मीडियम एसिडिक बनाता है। और म्यूकस जो होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर लीनिंग ऑफ स्टोमक। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग जब जाते हैं, इसके बाद मूव ऑन करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से हमको बाइल जूस निकलता है, सेक्रेट करता है। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। ठीक है, इंटेस्टिनल एंजाइम भी होता है उसके बाद से, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स रिलीज होता है। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स एमिनो एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस में जब हम जाते हैं, पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, ट्रिप्सिन को प्रोटीन्स और पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है। लाइपेज क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। वहीं लार्ज फैट ग्लोबल्स होता है, जो क्या करता है, बाइल जूस इमल्सिफिकेशन के दौरान स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लोबस में पहुंचाने का काम करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है फूड, उसके बाद से एब्जॉर्ब होता है और एक्सेस ऑफ वाटर के थ्रू रेक्टम या फिर एनएस के थ्रू क्या किया जाता है, रेक्टम के थ्रू क्या कहता है कि वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है और एनएस के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिकली रिस्पायरेशन के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज रिस्पायरेशन? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड्स इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। वह प्रोसेस जिससे फूड से क्या होता है, अगर ये फूड है और इससे एनर्जी निकलता है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा रिस्पायरेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन of air into the cells, using it for releasing energy by burning foods and then eliminating the waste products from the body. रिस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि पहले तो ऑक्सीजन लिया जाता है इन्वायरमेंट से, ठीक है, हमारे सेल में। उसके बाद से क्या किया जाता है, एनर्जी रिलीज किया जाता है, जो कि फूड को तोड़ने का काम करता है, या फिर बर्निंग होने के बाद वो रिलीज होता है। और उसके बाद से एलिमिनेट किया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे बॉडी से। ठीक है, तो एक बेसिक डिफरेंस आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। तो चलिए देख लेते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ब्रीथिंग भी एक है और रिस्पायरेशन भी एक है, बट थोड़ी सी उनकी डिफरेंस है, वो देखते हैं। व्हाट इज ब्रीथिंग? द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। वह मैकेनिज्म जिसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से क्या करता है, एयर लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ठीक है, वहीं रिस्पायरेशन क्या करता है, रिस्पायरेशन इंक्लूड्स ब्रीथिंग एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स
इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी। रिस्पायरेशन भी ब्रीथिंग को कंटेन करता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को सेल्स तक, सेल ऑर्गेनिज्म तक भी पहुंचाता है और उसमें रिलीजिंग ऑफ एनर्जी भी पार्टिसिपेट करता है। सच एज breathing is a physical process. Okay, breathing is a physical process, whereas respiration includes physical as well as biochemical process of oxidation of foods. respiration क्या है, फिजिकल प्रोसेस तो है, साथ में बायोकेमिकल प्रोसेस है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स के लिए, ठीक है। और ब्रीथिंग क्या है, केवल ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। फिर ब्रीथिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द लंग्स एंड द ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ब्रीथिंग में प्रोसेस में क्या होता है कि लंग्स केवल ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेट करता है, इन्वॉल्व किया रहता है, लेकिन रिस्पायरेशन में क्या करता है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द लंग्स एंड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। इस प्रोसेस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और लंग्स भी दोनों पार्टिसिपेट करता है, इन्वॉल्व रहता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत सारे कथनों में, द ऑर्गेनिज्म कैरी आउट द रिस्पायरेशन बाय यूजिंग ऑक्सीजन। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिस्पायरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। देयर आर हाउएवर सम ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट रिस्पायरेशन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू टाइप्स। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना ही रिस्पायरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो उसी आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि दो टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं, एक एरोबिक एक एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। तो व्हाट इज एरोबिक रिस्पायरेशन, द रिस्पायरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। वह रिस्पायरेशन का प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन का मोड या फिर प्रोसेस क्या कहलाता है, एरोबिक रिस्पायरेशन। In aerobic respiration, the glucose food is completely broken down into carbon dioxide and water by oxidation. Sorry. Aerobic respiration में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज फूड, वो पूरी तरह से टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। किस प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से, जिसमें आप लोग केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़े होंगे, है ना। नाउ aerobic respiration produce a considerable amount of energy for use by the organism which gets stored in the ATP molecules. aerobic respiration में क्या होता है, considerable amount जो होता है एनर्जी का, वो यूज किया जाता है ऑर्गेनिज्म द्वारा, जो कि स्टोर्ड रहता है ATP मॉलिक्यूल्स में। सेल रिस्पायरेशन फॉर्मूला देखिए क्या होता है, तो C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू व्हाट, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है, जब ब्रेक डाउन होता है रिएक्टेंट के फॉर्मेट से तो प्रोडक्ट देता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है ना, ठीक है। और इसी प्रोसेस पे साथ में इसके साथ क्या निकलता है, हमारा ATP फॉर्म ऑफ एनर्जी निकलता है, जिसको ऑर्गेनिज्म लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन लिया इन्वायरमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट ने छोड़ा ना, वाटर भी रिलीज किया इन्वायरमेंट में, ATP उसको एनर्जी दे दिया, ठीक है। नो व्हाट इज एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। द रिस्पायरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, सिंपल, जिसमें ऑक्सीजन रहेगा उसको एरोबिक बोलेंगे, जिसमें नहीं रहेगा उसको एनारोबिक बोलेंगे। तो द रिस्पायरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एनारोबिक रिस्पायरेशन, सिंपल। द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिक रिस्पायरेशन। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट हुए और कुछ बैक्टीरिया जो होता है एनर्जी जो कहाँ से प्राप्त करते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन से प्राप्त करते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन प्रोड्यूस मच लेस एनर्जी विच गेट्स स्टोर्ड इन द ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ग्लूकोज का यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ब्रेकडाउन हुआ इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड का एनर्जी रिलीज हुआ, सिंपल है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, वो जब ब्रेकडाउन हुआ तो क्या दिया हमारा, इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH,
एंड 2 CO2 प्लस एनर्जी। तो अब हम जानेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि वो क्या करता है, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेता है। चलिए, प्लांट्स गेट्स ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। प्लांट्स ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, अब डिफ्यूजन के थ्रू लेते हैं। तो प्लांट्स हैव occupied a large surface area in comparison to their volume. Therefore, diffusion alone can supply all the cells of the plant with as much oxygen as they need for respiration. अब बताइए कि क्वेश्चन ऐसे इसमें पूछ सकता है, अगर ध्यान से दें, इसी तरह कभी कभी क्वेश्चन भी अराइज कर देता है इसी सब चीज़ से रिलेटेड। ये जैसे यहाँ पे क्वेश्चन, diffusion alone can supply all the cells of plant with as much as oxygen as they need of respiration. How? Simple है, because plants have quite a large surface area in the comparison of their volume. जो उसका surface area होता है उसके मतलब अगर वॉल्यूम की अगर ये बात करें तो उसका surface area काफ़ी उससे क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसा जानना चाहिए हमें। हम लोग को लगता है कि उसका वॉल्यूम कम है तो उसमें कम नहीं, वो हर एक जगह इस चीज़ को पहुंचाने का काम ऑक्सीजन कर देता है प्लांट्स। डिफ्यूजन अकर्स इन द रूट्स होगा यहाँ पे, स्टीम्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स। डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है, रूट्स में होता है, स्टीम में होता है और लीव्स में होता है प्लांट्स के, ठीक है। अब रिस्पायरेशन इन रूट्स देखेंगे तब, चूँकि रूट्स है फिर स्टीम्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, लीव्स में। तो एयर्स अकर इन सॉइल इंटरस्पेसेस, कुछ निश्चित अंतराल के बाद क्या होता है, मिट्टी में हवा पाया जाता है। रूट्स हेयर ऑफ द रूट्स आर इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम। रूट्स हेयर जो क्या होता है उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है। ये हमारा मान लीजिए सरफेस है, ये कोई प्लांट्स है, इसका रूट्स देखिए, ठीक है, यही हमारा रूट एयर कहलाता है और ये मिट्टी के साथ, एयर के साथ वो कांटेक्ट में रहता है। ओके, नाउ ऑक्सीजन ऑफ द सॉइल एयर डिफ्यूजेस थ्रू रूट हेयर्स एंड रीचेज ऑल इंटरनल सेल ऑफ द रूट ऑफ फॉर रिस्पायरेशन। यहाँ से क्या होता है, सॉइल एयर के थ्रू ऑक्सीजन का डिफ्यूज किया जाता है रूट हेयर द्वारा, और उसका से उसको क्या किया जाता है, इंटरनल सेल्स जितने होते हैं रूट के फॉर रिस्पायरेशन के लिए उनको भेज दिया जाता है। मतलब रूट के जितने भी इंटरनल पार्ट होंगे वहाँ पे उसको एब्जॉर्ब करके उसको डिफ्यूजन के थ्रू पहुँचा दिया जाएगा। डिफ्यूजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस बाय रूट सेल्स डिफ्यूजेज अस इन द अपोजिट डायरेक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है रूट सेल्स में डिफ्यूजन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। Now, respiration in stems. The stems of herbaceous plants have stomata. Otherwise, the oxygen from air diffuses into the stem of herbaceous plants through stomata and reaches all the cells of respiration. हेबिसियस का मतलब यहाँ पे होगा शाकाहारी पौधा, ठीक है। शाकाहारी पौधे के जो भी तना होते हैं स्टेम्स, सभी में क्या होता है, स्टोमाटा होता है, और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं हवा से और उसको डिफ्यूज करके स्टेम के शाकाहारी पौधे जितने हैं उनके हर एक जगह स्टोमाटा के माध्यम से सेल तक पहुँचाने का काम करते हैं स्टोमाटा के थ्रू। मतलब सेल के अलग अलग जो स्टोमाटा होता है वहाँ तक ये काम करता है पहुँचाने का। The carbon dioxide gas produced during respiration diffuses out into the air through the same stomata. कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होता है, रिस्पायरेशन के थ्रू डिफ्यूज होता है इसी एयर द्वारा जो लिया जाता है उसको यही स्टोमाटा के थ्रू। इन वुडी स्टीम द बार्क हैज लेंटिसेल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। और वुडी स्टीम्स में क्या होता है, जो बार्क होता है, जो छाल होता है लेंटिसेट्स का, वो गैसियस एक्सचेंज का काम करता है, ठीक है। रिस्पायरेशन इन लीव्स। द लीव्स ऑफ अ प्लांट हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। किसी भी लीव्स का सबसे छोटा, जो किसी भी पौधा का जो लीव्स होता है उसमें सबसे छोटा जो पोर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं।
The exchange of respiratory gases in the lips takes places by the process of diffusion through stomata. और एक्सचेंज जो होता है रेस्पिरेटरी गैस का लिप्स में, वो क्या होता है, प्रोसेस डिफ्यूजन के थ्रू स्टोमाटा में के थ्रू होता है. नेट गैसेस एक्सचेंज इन द प्लांट, द लिप्स ऑफ द प्लांट. नेट गैस एक्सचेंज इन लिप्स ड्यूरिंग डे टाइम इज ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इन. डे टाइम में क्या होता है कि नेट एक्सचेंज की बात करें तो ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है आउट और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करता है इन, मतलब लेता है ऑक्सीजन और देता है क्या हमारा CO2. वेयर एज इन द नाइट ये क्या करता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन, ऑक्सीजन को अंदर लेता है एंड ऑक्सीजन को रिलीज करता है एंड CO2 डिफ्यूजेज आउट. ओके, तो बेसिकली इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि डे में क्या करता है कि ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट करता है और नाइट में क्या करता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन करता है. वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इन डे करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट इन नाइट करता है. नाउ व्हाट इज द difference between respiration in animals and plants? So there are some basic difference between respiration in plants and the respiration in animals. All the parts of plants perform respiration individually. प्लांट्स के सभी पार्ट जो होते हैं वो रिस्पायरेशन अलग अलग अकेले तौर पे भी दिखाते हैं, मतलब इंडिविजुअली उनका योगदान रहता है उसमें. एन एनिमल परफॉर्म्स रिस्पायरेशन एज वेल एज अ सिंगल यूनिट. और एनिमल में क्या होता है, ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस एक सिंगल यूनिट के थ्रू दिखाया जाता है. ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इन प्लांट्स देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर. रिस्पायरेशन के दौरान, रिस्पायरेशन की क्रिया के दौरान प्लांट्स में क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेस्पिरेटरी गैस को एक पार्ट से प्लांट के दूसरे पार्ट तक. वेयर एज रेस्पिरेटरी गैसेस आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड एन एनिमल ड्यूरिंग रिस्पायरेशन. वहीं रेस्पिरेटरी गैसेस का जनरली क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी दूरी के बाद उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है किस में, हमारे एनिमल्स में, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में. और द रिस्पायरेशन इन प्लांट्स अकर एट अ स्लो रेट. प्लांट्स में ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है क्या होता है, बहुत ही धीमी गति से होता है, और वहीं जो एनिमल्स में होता है वो फास्टर रेट से होता है. अब हम जानेंगे रिस्पायरेशन इन एनिमल्स के बारे में. तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रिस्पायरेशन. अलग अलग तरह के जानवर जो होते हैं उनको अलग अलग तरह के मोड ऑफ रिस्पायरेशन भी होते हैं. ठीक है, जैसे एक तरफ मैंने एनिमल्स का लिस्ट बनाया और दूसरी तरफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का. तो देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक या फिर यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा एंड प्लानेरिया जो यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, सेल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं. वहीं अर्थवर्म किसका यूज करते हैं, स्किन का यूज करते हैं रिस्पायरेशन के लिए. एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश हुए और प्राउंस हुए किसका यूज करते हैं, गिल्स का यूज करते हैं. इंसेक्ट्स जैसे ग्रास ऑफर्स एंड कॉकरोच किसका यूज करते हैं, स्प्रेकल्स एंड ट्रेकिया का यूज करते हैं. लैंड एनिमल्स लाइक ह्यूमंस एंड बर्ड किसका यूज करते हैं, लंग्स का यूज करते हैं, है ना. तो ऑल द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव 3 कॉमन फीचर. जितने भी रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं सभी में 3 कॉमन फीचर्स होता है. ठीक है, तो ऑल द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया गेट इनफ ऑक्सीजन. क्या हुआ कि जितने भी रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है. ठीक है, और वो जिससे क्या करते हैं, इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन ले पाते हैं. ऑल द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस. जितने भी रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनका जो वॉल्स होता है बहुत ही थिन होता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, इजीली डिफ्यूजन और एक्सचेंज कर लेते हैं गैसेस का. ठीक है, ऑल द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक स्किन, गिल्स एंड लंग्स हैव अ रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टिंग रिस्पिरेटरी गैसेस. जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जैसे में स्किन हुए, गिल्स हुए, लंग्स हुए, ये क्या करते हैं, इनमें ज़्यादा ब्लड का सप्लाई होता है. ठीक है, और इस कारण वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस को.
Now, look at the figure. This is amoeba and this is paramecium. Okay. एक तो जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि अमीबा अपना फूड कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, क्या होता है, और पैरामीशियम। तो पहले हम लोग इनके बारे में, चूँकि ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर यूनिसेलुलर एनिमल्स भी हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें रिस्पायरेशन कैसे होता है। तो रिस्पायरेशन इन अमीबा। अमीबा इज सिंगल सेल्ड एनिमल। अमीबा क्या है? एक कोश की जीव अर्थात सिंगल सेल्ड एनिमल है। द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी अमीबा थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। पानी से जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है अमीबा में, उसके बॉडी में, वो किसके थ्रू होता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है। द ऑक्सीजन स्प्रेड क्विकली इनटू द होल बॉडी ऑफ अमीबा। और उसके बाद से ऑक्सीजन क्या होता है? उसके पूरे बॉडी में फैल जाता है अमीबा के। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस continuously and diffuses out through the membrane of amoeba into the water। और वो प्रोसेस जिसमें रिस्पायरेशन, इस प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली डिफ्यूज करता है, होते रहता है, प्रोड्यूस होते रहता है एंड डिफ्यूज होता है मेम्ब्रेन्स के अमीबा के थ्रू वाटर में। नाउ रिस्पायरेशन इन अर्थवॉर्म्स, इसको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। द अर्थवॉर्म एक्सचेंजेस द गैसेस थ्रू इट्स स्किन। अर्थवॉर्म क्या करते हैं? गैस को एक्सचेंज करते हैं अपने स्किन के थ्रू। द अर्थवॉर्म एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर रिस्पायरेशन थ्रू द इज मॉइस्ट स्किन। और अर्थवॉर्म क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को, किसके लिए? रिस्पायरेशन के लिए, अपने क्या बोल सकते हैं, मुलायम स्किन के थ्रू। ठीक है। The oxygen is then transported to all the cells of the earthworm by its blood where it is used in respiration। और ऑक्सीजन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसके सभी सेल्स द्वारा अर्थवॉर्म के, इसके ब्लड के थ्रू। ठीक है, जहाँ पे इसका यूज होता है रिस्पायरेशन में। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज कैरिड बैक बाय द ब्लड एंड इट इज एक्सपेल्ड थ्रू इट्स स्किन। उसके बाद इसके कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जाता है? प्रोड्यूस होते रहता है रिस्पायरेशन के दौरान, जो कैरिड बैक किया जाता है ब्लड के थ्रू, और इसको एक्सपेल स्किन के थ्रू होता है। Now, respiration in fish. Try to understand the gills respiration. The fish has a special organs for breathing called gills. फिश के पास एक स्पेशल ऑर्गन्स होता है ब्रीथिंग के लिए, क्या कहलाता है? गिल्स कहलाता है। एंड द फिश ब्रीथ्स बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड सेंडिंग इट ओवर द गिल। और मछली क्या करती है? वो पानी को अपने मुंह से द्वारा लेती है और उसको गिल्स तक पहुंचाने का काम करती है। When वाटर पासेस ओवर गिल्स, जब पानी गिल्स के थ्रू पास होता है, द गिल्स एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द इट्स दिस वाटर। उसका से गिल्स क्या करता है कि जो पानी होता है उसमें से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। द वाटर देन गोज आउट थ्रू द गिल्स स्लिट्स। उसके बाद से क्या होता है कि वाटर जो होता है वो आपको गिल्स स्लिट के द्वारा वहाँ पे जाता है, गिल्स स्लिट के पास जाता है। द एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड द कैरी टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द फिश। उसके से क्या कहता है कि ये जो ऑक्सीजन का एक्सर्टन हो गया रहता है गिल्स के द्वारा, इसको पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड के थ्रू पहुंचाया जाता है, और उसके बाद से वो ऑक्सीजन लेकर अपना जीवन यापन करता है। देखिए ये यहाँ से अपना ये लेता है और इसका ये माउथ हुआ। ठीक है। और ऊपर कलम यहाँ पे इसका गिल्स पाया जाता है। यहीं पे क्या होता है, अगर इसको हम देखें, इसको हाईलाइट करके यहाँ पे दिखाया गया कि देखिए कैसे उसका गिल्स होता है। यहीं पे क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सट्रैक्शन होता है और गिल्स स्प्लिट्स के पास यहाँ से ये चीज़ निकल जाता है। ठीक है। वहीं एम्फीबियन में देखिए, एम्फीबियन में ये सब आते हैं हमारे। नो ह्यूमंस के बारे में जानते हैं हम लोग, रिस्पायरेटरी सिस्टम ह्यूमंस कैसा होता है। इन ह्यूमन बींग्स मैनी ऑर्गन्स पार्ट्स टेक पार्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे पार्ट्स रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। और ये ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स कहलाते हैं। द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम आर नोज, नसल पैसेज, ट्रैकिया या विंड पाइप, ब्रॉन्ची, लंग्स एंड डायफ्राम।
ठीक है। मेन पार्ट क्या है हमारा ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो वो है नोज, नसल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंची, लंग्स एंड डायफ्राम। ठीक है। चलिए एक बार इस फिगर को देख लीजिए, ये हुआ हमारा नसल कैविटी। ठीक है। ये हुआ हमारा फेरिंग्स, ट्रैकिया, लैरिंग्स, ब्रैंक्यूल्स, लंग्स, ब्रोंसी। ठीक है। एलिबियोली, एलिबियोलाई, डायफ्राम। ठीक है। इसी के बारे में देखिएगा, डायफ्राम क्या कर रहा है, इस चीज़ के बारे में जो हम लोग फिगर में अभी देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। नसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है, उसके बाद से ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंची, एलियोविलाई, डायफ्राम। ओके। नाउ जस्ट यहाँ पे भी एक और तरीके से दिखाया गया है, विजुलाइज कीजिए। ये फिगर को थोड़ा हाईलाइट करके और इसी फिगर को ऐसे दिखाने का काम किया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को रिंग्स के बारे में नहीं एक्सप्लेन किया था, इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे मैंने लिया है। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेज है। ठीक है। और ये हमारा नसल पैसेज है। यहाँ पे जो नाक होता है उसको नॉस्ट्रिल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है। ये हमारा रिब्स हुआ। और आर्टिफिशियल तौर पे देखिए तो किसी डॉक्टर के यहाँ ऐसे ही हमको देखने को मिलेगा लंग्स, और होता भी हमारा लंग्स कुछ ऐसा ही है। देन द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस फ्रॉम द नोज। तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, तो नाक से शुरू होता है। द एयर देन गोज इनटू नसल पैसेज। उसके बाद से एयर क्या होता है, नसल पैसेज में जाता है। जाने के बाद फ्रॉम द नसल पैसेज एयर एंटर्स इनटू फेरिंग्स। इसके नसल सिस्टम में जाने के बाद एयर कहाँ इन करता है, तो फेरिंग्स में इन करता है। एंड देन गोज इनटू द विंड पाइप। उसके बाद कहाँ जाता है, विंड पाइप में जाता है। द ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक एंड डिवाइड्स इनटू द टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड bronchils, bronchi, and its lower end that are connected to the lungs, two lungs. उसका से ट्रैकिया के थ्रू ये नाक के द्वारा जो आता है उसको नीचे पहुंचाया जाता है। उसको दो स्मॉलर ट्यूब्स में बढ़ जाता है, एक ब्रोंकी और एक जो टू स्मॉलर ट्यूब्स में बढ़ता है ब्रोंकी के। ठीक है। और इसका जो लोअर होता है इन आर कनेक्टेड रहता है टू लंग्स के थ्रू प्रोसेस द्वारा। ठीक है। एंड thoracic cavity which is separated from abdominal cavity by a muscular partition is called diaphragm। उसके से ट्रोकिक कैविटी जो होता है एब्डोमिनल कैविटी से अलग होता है, वो मस्कुलर पोर्शन द्वारा, वहीं क्या कहलाता है, हमारा डायफ्राम कहलाता है। तो मैकेनिज्म जानेंगे रिस्पिरेशन का क्या होता है। द ऑक्सीजन इज कैरिड बाय ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन क्या करता है, पूरे बॉडी के पार्ट तक ब्लड के थ्रू जाता है। एज द ऑक्सीजन पासिस थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट डिफ्यूजन इनटू द सेल। जब चूँकि टिश्यू के पास जब पहुंचता है ब्लड, तो वो क्या होता है कि डिफ्यूजन के प्रोसेस थ्रू सेल्स में भी पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इन द सेल्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज। दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन इनटू द ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे रिस्पिरेशन के द्वारा सेल्स द्वारा निकाला जाता है बॉडी टिश्यू में, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ब्लड के थ्रू डिफ्यूज किया जाता है ब्लड में। और ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स वेयर इट इज डिफ्यूज इनटू द एल्वियोलाई। इसके बाद से ब्लड जो कैरीज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, वो पुनः उसको कहाँ लाता है, लंग्स के पास लाता है, उसको डिफ्यूज कर दिया जाता है हमारे एल्वियोलाई के थ्रू। नाउ each bronchus divides in the lungs to form a large number of still smaller tubes, bronchioles। और जितने भी ब्रोंकस डिवाइड किए रहते हैं लंग्स को, वो एक लार्ज नंबर ऑफ स्टील की तरफ रहते हैं स्मॉलर ट्यूब्स में, वहीं क्या कहलाते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं। द पाउच लाइक एयर सैक्स एट द एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स आर कॉल्ड एलिबियोलाई।
जो पाउच होते हैं जो कि सेक्स के स्मॉल लाइक एयर के सेक्स होते हैं वो इन करते हैं स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स के थ्रू, वही क्या कहलाते हैं, एलिवियोलाई कहलाते हैं। द वॉल्स ऑफ एलिवियोलाई आर वेरी थिन एंड दे आर सराउंडेड बाई वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज। जो वॉल्स होते हैं एलिवियोलाई के वो बहुत ही पतले होते हैं और वो सराउंडेड हुए घिरे रहते हैं बहुत ही पतले ब्लड कैपिलरीज से। इट इज़ इन द एलिवियोलाई दैट गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेसेस। और ये एल्यूविलाई के दौरान एल्यूविलाई के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। नो, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल के दौरान व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिड्यूअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। जब ब्रीथिंग साइकिल के दौरान क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन का इन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आउट होता है उस दौरान मैक्सिमम क्या होता है कि जब भी एयर हम लोग लेते हैं या फिर उसका मूवमेंट होता है शरीर में, तो लंग्स हमेशा क्या करता है, रिसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो डैट रहता है उसके पास, जिसके कारण उसके पास काफ़ी समय रहता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के बाद और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए, क्योंकि उसको पूरे बॉडी तक पार्ट तक जाना रहता है ना, इसीलिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज मोर सुटेबल सॉल्यूबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूबल होता है वाटर में ऑक्सीजन की अपेक्षा। हिंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फ्रॉम इन आवर बॉडी। इसी कारण ये क्या होता है, वो ट्रांसपोर्टेड फॉर्म में डिजॉल्व होता है हमारे ब्लड में। रेट ऑफ ब्रीथिंग यानी द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग पम्प्स इन ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी। रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, वह प्रोसेस जिसमें ब्रीथिंग पंप द्वारा हमारे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जितना बार ब्रीथिंग होता है ब्रीथिंग पंप द्वारा, वही क्या कहलाता है, रेट ऑफ ब्रीथिंग कहलाता है, या फिर रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग अकर्स breathing occurs involuntarily but the rate of breathing is controlled by the respiratory system of brain। ब्रीथिंग जो होता है हमारा एक अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन जो ब्रीथिंग का जो रेट होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हमारे ब्रेन के द्वारा। द एवरेज ब्रीथिंग रेट ऑफ इन एन एडल्ट मैन एट रेस्ट इज अबाउट 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। एक एवरेज ब्रीथिंग की बात करें एक वयस्क व्यक्ति में, तो वो कितना बार होता है, 15 से 18 बार 1 मिनट में होता है। दिस ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी। और ये ब्रीथिंग रेट बढ़ने लगता है अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो, इसीलिए कहा जाता है कि योगा कीजिए। अब कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनिंग गैस है, इसके बारे में जानेंगे वो कैसे। देख, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यानी दैट इज CO इज फॉर्म वेन एवर अ फ्यूल्स बर्न इन एन इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर। जब भी इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर के दौरान कोई भी काम होता है तो, मतलब जलावन का काम होता है या फ्यूल्स जलता है, तब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होता है। हेमोग्लोबिन हैज़ मोर एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड दैन ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन का ज़्यादा एफिनिटी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन के अपेक्षा। सो इफ़ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज इनहेल्ड बाय अ पर्सन देन दिस carbon mono binds very strongly with the hemoglobin in the blood and prevents it from carrying oxygen to the brain and the other parts of the body। और चूँकि इसी कारण चूँकि ऑक्सीजन से ज़्यादा उसको क्षमता रहती है उसको, तो वो जल्दी ही हेमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके स्ट्रॉन्ग अपना क्या करता है, बहुत ही स्ट्रांगली बाइंड हो जाता है। और इसके कारण वो क्या होता है कि ब्लड को जाने से रोकता है हमारे शरीर के पार्ट तक। और चूँकि ब्लड नहीं जा पाएगा तो फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन भी मूव नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि ऑक्सीजन भी हमारा सर तक ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता या अदर पार्ट ऑफ बॉडी। एंड ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन द पर्सन कांट ब्रीथ प्रॉपरली। और इसी कारण क्या होता है कि जो भी व्यक्ति इसको जिसके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रहता है वो अच्छे से सांस नहीं ले पाता है, और इसका कारण क्या होता है, वो मर जाता है। ठीक है, देन थैंक यू क्लास। आई थिंक you all have like this, and if you all have any problem, then go through my mail ID and my mobile number for any query. You can move through it.
again and again, I repeat it. And if you have any new recommendation to me, then please, it's humble request to all of you, please advise me. Thank you.